एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी इनको, इवन नॉट ओनली के इनके स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग करें, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और अगर अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेगी पाकिस्तान टीम तो वो इतने कैपेबल हैं श्रीलंकन बैट्समैन कि वो पूरे 50 ओवर खेल गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है उनसे मैच जीतना। पाकिस्तान में बहुत अरसे से कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं आया था, शोएब अख्तर के बाद तो कोई भी नहीं, मेरा ख्याल है कि ही इज़ द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। बट उनकी प्रॉब्लम हमेशा से यही रही है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं होती। फिटनेस बहुत अच्छी रही है, फिटनेस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया उनको, लेकिन कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है उनकी परफॉर्मेंस के अंदर। तो आई थिंक कि वो लकी थे इस दफ़ा के पहला मैच खेला उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। 22 रन दिए थे उन्होंने पहले T20 में 2 ओवर्स के अंदर, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने 3 विकेटें लेके प्रूव किया, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया। लेकिन ये एक मैच से जस्टिफाई नहीं कर सकते। ऐसे प्लेयर जो सीजन होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस शो करें एटलीस्ट अ ईयर, 1 साल तो कम से कम कंसिस्टेंट उनको होना चाहिए। अरे सोहेल तनवीर की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि देखिए किसी भी प्लेयर को जिस वक्त थोड़ा टाइम मिलता है अपने आप को कम बैक कराने का, उसको मौका मिलता है सोचने का कि उससे क्या प्रीवियसली गलतियाँ हुई हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच की ज़रूरत है। और वो पॉजिटिव अप्रोच का आपको उस वक्त पता चलता है जब उसको दोबारा सिलेक्शन मिलती है टीम के अंदर और वो परफॉर्म करता है। सोहेल तनवीर को जो कंडीशंस थी आई थिंक कि उनको फेवरेबल कंडीशंस मिली हैं कि जिन कंडीशंस में उन्होंने आके परफॉर्म किया, गेंद सीम कर रहा था, वहाँ पे मुश्किल था बैट्समैनों के लिए खेलना। लेकिन उनके जो टेस्ट होंगे वो आगे आने वाली सीरीज़ के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ उनको फ्लैट ट्रैक्स मिलेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उनकी फिटनेस के भी प्रॉब्लम्स रहे। आई थिंक कि सोहेल तनवीर जिस तरह के क्रिकेटर हैं, बड़े लिमिटेड सी कहना चाहिए कि उनकी टैलेंट है उनके अंदर। आई थिंक कि जो उनका बॉलिंग एक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेस जनरेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए इनको बहुत ज़रूरी है कि वो लाइन और लेंथ को मेंटेन करें, पेस वेरिएशंस रखें अपनी फॉर कंटिन्यूएशन इन द टीम, अपनी जस्टिफाई सिलेक्शन करने के लिए उनको कंटिन्यूस परफॉर्मेंस करें। इज़ लकी कि उनको वनडे क्रिकेट के अंदर टीम में रख लिया इन प्लेस ऑफ अनफिट जो हमारा नासिर जमशेद की जगह उनको लिया है टीम के अंदर। तो आई थिंक ही इज़ अ लकी दैट ही इज़ गेटिंग अ चांस, अनदर चांस। वनडे में अगर वो परफॉर्म करेंगे देन ही विल बी एबल टू रिटेन हिज प्लेस इन द टीम। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो परफॉर्म ना कर सके इस सीरीज़ में तो ही विल बी आउट अगेन। आई थिंक ए वेरी हाईली टैलेंटेड प्लेयर एज अ प्लेयर उमर अकमल मैं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाज है, मेच्योर नहीं हो पा रहा, मेच्योरिटी लानी चाहिए। और किसी भी नंबर पे टीम अगर कैप्टन की जो रिक्वायरमेंट है और वो किसी भी नंबर पे खिलाना चाहता है, उसको खेलना चाहिए और खेलना आना चाहिए एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। बट मैं समझता हूँ उसको वाकई उसको ऊपर के नंबर्स में आना चाहिए। जितना वो टैलेंटेड प्लेयर है, जितने आसानी से वो सिंगल्स निकालता है, स्ट्राइक रोटेट करता है, स्ट्रोक प्ले करता है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, ऐसे प्लेयरों को सॉलिड प्लेयर है, इनका डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग है, इनको नंबर 3 नंबर 4 पे आना चाहिए ताकि इनसे बेस्ट परफॉर्मेंस ली जा सके। लेकिन अगेन डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम के स्ट्रैटेजी क्या है कैप्टन की, वो क्या कॉम्पोजिशन सेट करना चाहता है। बट इन माई ओपिनियन ही कैन बी अ वंडरफुल प्लेयर एट नंबर 3। अगर यंग प्लेयर का किसी का डेब्यू है मेरे अंडर, तो मैंने कोशिश की है जिस नंबर का वो बैट्समैन है उसको उसी नंबर पे खिलाया जाए। और अगर वो फेल भी होता है तो कोशिश यही होती थी कि उसको पूरा चांस दिया जाए, पूरा सीरीज़ दी जाए एटलीस्ट, कि प्रूव हिमसेल्फ। अदरवाइज डेफिनेटली अगर उसमें इतनी कैपेबल नहीं है तो फिर प्लेयर ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है। लेकिन कप्तान का कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक कि दोनों प्लेयर ही बहुत ही अच्छे हैं, फास्ट बॉलर के भी और स्पिनर के भी। इतना आसान नहीं होगा। ऐसे प्लेयरों के लिए बेहतरीन बॉलिंग वो होती है जो विकेट टू विकेट बॉलिंग इनको कराई जाए, चाहे वो स्पिनर्स हों चाहे वो फास्ट बॉलर्स हों। जब आप मिस करते हैं तो ही चांस है इन बैट्समैन को आउट करने का। अदरवाइज ये इतने अच्छे बैट्समैन हैं, इतने सीजन बैट्समैन हैं, इनको इतना आसान नहीं होगा आउट करना। पाकिस्तान को प्रॉब्लम ज़रूर होती है स्विमिंग के ऊपर, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा नेचुरली। जब स्विंग ज़्यादा हो रहा होता तो कोशिश करते हैं बैट्समैन एक स्टेप आगे खड़े हो जाते हैं क्रीज से, जस्ट टू कोप ऑफ दैट स्विंग, कि उसको मौका ज़्यादा, बॉल को डिस्टेंस ज़्यादा ना मिले स्विंग होने के लिए। तो ये वाली जो टेक्निक्स है ये टाइम टू टाइम अडॉप्ट करनी पड़ेंगी पाकिस्तान टीम को ताकि वो स्विंग बंद कर सके किसी तरह।
और यही वो टेक्निक्स हैं जिससे हैंडल कर सकते हैं बॉलिंग को, वरना मैं समझता हूँ कि कंपैरिजन दोनों टीमों का करेगा इन कंडीशंस के अंदर तो आई वुड गो विथ श्रीलंका। देखिए हर बॉल को कभी भी मारना नहीं चाहिए। पावर प्ले एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ इन्वेंट हुई है फॉर दी बैटिंग टीम पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब भी आपके सेट बैट्समैन मौजूद होते हैं उस वक्त आपको पावर प्ले लेना चाहिए, या बिल्कुल एंड में चला जाता है अक्सर पावर प्ले और उसको सही तरह यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। उसकी मेन वजह यही है कि आप हर बॉल को मारना शुरू कर देते हैं। अगर आप एक बाउंड्री भी मिल जाती है उस ओवर में एंड यू गो फॉर सिंगल्स, सिंगल्स पे भी चले जाते हैं या आप प्लेसमेंट पे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से शॉट मारने पे हमेशा आप मिस टाइम करते हैं। तो इट्स बेटर टू यूज़ द पेस और उसको हल्का कहना चाहिए पुश करें, और जब बैट बॉल मिले तो उसको ज़रूर मारें। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह का एटीट्यूड रखे बैट्समैन, इस तरह की सोच रखे, तो 8 से 10 रन मेरा नहीं ख्याल कि उस एक ओवर में बनाने मुश्किल होंगे। अगर हर बॉल पे मारेंगे तो आप ज़्यादातर चांस दे रहे होते हैं बॉलर को कि वो आपकी विकेट ले लें, और अल्टीमेटली यह होता है जब विकेट गिरती है तो प्रेशर आ जाता है, और वो जो यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पीरियड होती है उस पावर प्ले की, वो आपसे मिस हो जाती है। I'll go with Sri Lanka, but at the same time I feel that Pakistan is the most talented team. If they played on their potential, then श्रीलंका को आराम से हरा सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर बैटिंग करती है तो पूरे 50 ओवर्स खेलने पड़ेंगे पाकिस्तान टीम को, और अगर फील्डिंग करती है तो श्रीलंकन टीम को 50 ओवर से पहले आउट करना होगा उनको, देन पाकिस्तान विल बी एबल टू विन।